का बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की इसलिए क्योंकि इंडिया और जापान की मदद से भारत के अंदर एक बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है। बुलेट ट्रेन ट्रैक चलेगा अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में। ये जो चर्चा है, ये आज बहुत बड़ी चर्चा बन चुकी है, क्योंकि 2015 में अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट 2026 तक भी चालू नहीं हो पाया है। सवाल काफी सारे बने कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज आप हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जापान के एक पूर्व मंत्री, जिसके समय पर ही कभी घोषणा हुई थी, वो भड़क गए हैं, और भड़कने का बड़ा कारण उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कहा है कि भारत के मंत्री बयानों से पलटते रहते हैं। इस बात से भारत के अंदर राजनीति गर्मा गई और लोगों के मन में बुलेट ट्रेन का जो ख्वाब है कि बुलेट ट्रेन की वायबिलिटी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि इतने करोड़ खर्च करके आप एक ट्रेन चलाने का जो सफर कर रहे हैं, जिसके लिए कर्जदार बना है भारत 4.5 ट्रिलियन येन का, क्या वो वाकई में वायबल है? वो बहस तो अब तक थी ही थी। अब उसके बाद में एक बड़ी बहस और जुड़ गई कि आपको तो जापान वाले भी ठीक से नहीं देखते, जिन्होंने इस काम को किया वो तक ठीक से नहीं देखते। तो आज के सेशन में इस बात का जिक्र और चर्चा इस बात की कि भारत ने इस देरी का जिम्मेदार किन्हें ठहराया है। क्या वाकई में भारत जापान के संबंध इस बुलेट ट्रेन की वजह से खराब हो रहे हैं? क्या वाकई में भारत के लिए ये बहुत गलत सौदा साबित हो गया, क्योंकि इस काम के लिए भारत ने जापान से कर्जा तो लिया, लेकिन खुशी इस बात की मनाई कि हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन ब्याज बहुत कम लगेगा। लेकिन कर्ज कर्ज होता है, आपको चुकाना तो पड़ेगा, और चुकाना जब पड़ेगा तो क्या भारत इतना कमा पाएगा जितना चुकाने के लिए हमारे सामने स्थितियां बन रही हैं? इसी वजह से अपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल दागकर सवाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कहां चल रही है बुलेट ट्रेन की तैयारी, कितना हो चुका है, क्या थी परेशानी, जापान के साथ भारत की क्या स्थिति, सारी बातें आज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की देरी की, जिसके चलते जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकीहारा ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि देरी की सबसे बड़ी वजह भारतीय मंत्री का रवैया रहा है। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस समय ये मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव फिलहाल के लिए मंत्री हैं, और उनके ऊपर रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री होने का अपोजिशन बहुत बार आरोप लगाता रहता है। इन्होंने कहा कि मैं खुद प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं, जापानी टीम ने पूरी मेहनत की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। भारतीय पक्ष ने वादे पूरे नहीं किए, समझौते से पीछे हट गए, अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे, इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। माकीहारा ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर यह बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, जो अब जिंदा भी नहीं है, ने 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। यह इनका ट्वीट है, जिसकी वजह से जबरदस्त भारत की राजनीति में लगभग उबाल आया हुआ है। इनके इस बयान में एक बात और थी, और वो ये कि हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री तकाइची भारत की यात्रा पर थी 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच में, तब भी इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच 129 समझौतों का ऐलान तो हुआ, लेकिन उसमें बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस को लेकर कोई भी बात आगे नहीं बनी। और तो और बुलेट ट्रेन के सबसे अहम सेफ्टी सिस्टम, जिसे सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं, उसमें जापान को शामिल ही नहीं किया जा रहा है, और यह पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है इस काम की देरी के लिए। यह बात जैसे ही बयान में आई तो तकाइची की यात्रा, जिस पर हमने 3 जुलाई को डिटेल चर्चा की थी, वो सुर्खियों में आई। हमने इसमें डिटेल में चर्चा की थी आप लोगों के साथ। जिस बारे में चर्चा है, वो चर्चा धीरे धीरे हेडलाइन बनती चली गई, तमाम अखबारों में छपी। जापान के अंदर बुलेट ट्रेन को शिंकानशेन कहा जाता है। जापान अपने इस तकनीक को, जिसमें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन दुनिया में चले और जापान अपनी तकनीकी बेचे, जापान इस प्रोजेक्ट को दुनिया के कई देशों में भेजता है। इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा देश बना है, और भारत इस तरह से जापानी तकनीकी लेकर के इस काम को करने में कहीं ना कहीं एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन में तो है ही। बर्डन में तब तक के लिए कहा जा रहा है जब तक हम इससे कुछ कमाना शुरू ना कर दें, क्योंकि 2016 से बात शुरू हो रखी है, 2027 आने को हो रहा है, ऐसे में अब तक ये नहीं चालू हुआ है, तो आपका 50 साल का लोन का 10 साल ऑलरेडी जा चुका है। प्रोग्रेस के नाम पर ट्रेन अब तक नहीं है। 2027 की शुरुआत में कमिट किया जा रहा है कि इसका एक हिस्सा चालू हो जाएगा, तो वायबिलिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो कैसे निकाली जाएगी, बड़ी चर्चा बनी हुई है। इनके इस ट्वीट के साथ साथ कई काउंटर ट्वीट थे, और इसके ऊपर फिर भारत के अंदर भी राजनीति, अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि वाह मोदी जी वाह, भारतीय पक्ष की घोर लापरवाही है, ये अपने वादे नहीं निभाते, परियोजना के प्रभारी मंत्री खराब थे, प्रभारी मंत्री रेल मंत्री हैं। कितने शर्म की बात है कि इतना महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाएगी। यह है बुलेट ट्रेन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अब थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने एक समझौते की नींव रखी, और तय हुआ कि भारत अब जापान की मदद से बुलेट ट्रेन चलाएगा। बुलेट ट्रेन के अंदर दोनों के बीच एग्रीमेंट 2015 की दिसंबर में साइन हुआ। शर्तें कुछ इस प्रकार से तय हुई कि जापान भारत को 79,000 करोड़ ऑफर कर रहा है, और इस 79,000 करोड़ के ऊपर 15 साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, और 15 साल के बाद 0.1% ब्याज लिया जाएगा। मतलब यह है कि जापान तकनीकी भी बेचेगा, तकनीकी बेचकर पैसे अपने देश भी वापस ले जाएगा। हमको जो लोन दे रहा है, वो जो लोन है उसमें 0.1% दिखाकर हमें तो खुशी मिली, वास्तविकता में जो खर्चा है वो असल में जापान के इंजीनियर्स यहां आएंगे, 1000 से अधिक इंजीनियर्स काम करेंगे। भारत जापान से ट्रेन के ट्रैक लेगा, या फिर मशीन लेगा, ट्रेन लेगा, तमाम चीजें एक प्रकार से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना के द्वारा पाकिस्तान में सीपैक का निर्माण किया गया। तो जापान ने भारत के अंदर इस काम को करने के लिए बोले, साहब मेक इन इंडिया के तहत हम इस काम को आपके साथ करवाना चाहते हैं। 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने की बात हुई, जिसकी उस समय लागत 97,000 करोड़, 1 लाख करोड़ आसान भाषा में पकड़िए, इतनी तय हुई। जापान को तय करना था कि वो 79,000 करोड़ इसमें देगा, यानी प्रोजेक्ट लागत का 80%। अभी आगे बढ़े उससे पहले जान लो कि ऑलरेडी ये 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है।
यानी कि इस प्रोजेक्ट के देर होने से ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का बजट तय हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी डबल द प्राइस पर ये जा चुकी है। अब तक ट्रेन सामने नहीं आई है। ये कुछ एग्रीमेंट के अंदर शर्तें थी, दोनों के एमओयू थे, दोनों के बीच में साइनिंग सेरेमनी की तस्वीरें। इसी समय पर फिर मीडिया में खबर चलने लगी कि कहीं भारत इसकी वजह से कर्ज में तो नहीं चला जाएगा। इस तरह की बातें होने लगी कि भाई अल्टीमेटली 900 अरब 980 अरब रुपए का रेल प्रोजेक्ट लेने की क्या भारत की वाकई में जरूरत थी? इस तरह के सवाल उठने शुरू हुए। चर्चा हुई कि सब जापान तो आराम से वायबल तरीके से चला ही रहा है, जापान तो 1964 से ये काम कर रहा है, तो भारत को भी कर ही लेना चाहिए। ऐसा करते हुए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेन को 12 स्टेशनों से होकर गुजारने की बात हुई। मुंबई से अहमदाबाद रूट तय हुआ, 505 किलोमीटर निर्माण की बात हुई। अनुमानित लागत लगभग 1 लाख करोड़। बनाने का समय तय हुआ कि हम 6 साल में बना देंगे, यानी 2023 में बनाकर तैयार कर देंगे। आप 2026 में अभी सुन रहे हैं, 2027 तक भी इसका फर्स्ट पार्ट चालू हो जाए, इसमें भी डाउटफुल मामला चल रहा है। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट पर खर्चे होने लगे। बकायदा एक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन निर्मित किया गया, जिसका काम था कि इसके प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेगा। बकायदा इसके लिए एक एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत इसके लिए एक कंपनी बनाई गई। प्रोजेक्ट के अंदर 25,000 लोगों की जरूरत पड़ने की बात हुई। इसमें लोकोमोटिव ड्राइवर भी थे, गार्ड, स्टेशन स्टाफ, 4,000 लोग उस तरह के चाहिए थे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जापान में 1,000 से ज्यादा इंजीनियर, वर्क लीडर, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी, यह तय किया गया। साबरमती के अंदर बड़ा डिपो बनाया जाएगा जिसमें इसकी मेंटेनेंस की जा सकेगी। 2 तरह की बुलेट ट्रेन की बात हुई। एक वो जो केवल 4 स्टेशन पर रुकेगी, मुंबई अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचाएगी, 2 घंटे 7 मिनट में। और एक एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन होगी जो 2 घंटे 58 मिनट यानी 3 घंटे के अंदर 12 स्टेशनों पर रुकती हुई मुंबई अहमदाबाद पहुंचेगी। क्या यह फायदे की बात थी? फायदे की बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि इस तरह से फ्लाइट से भी अगर किसी को मुंबई से अहमदाबाद जाना हो तो 1 घंटे से कम की फ्लाइट के लिए भी 2 घंटे पहले चेकिंग बोर्डिंग करनी पड़ती है, फिर भी आपको अल्टीमेटली ट्रैवल टाइम में समय लगता है। बोले ये उसको बचाएगी। बस और ट्रेन से, बस और हवाई जहाज से कम समय के अंदर ये पहुंचाती है। ऑलरेडी जो ट्रेन चलती है वो 6 घंटे का समय लेती है, तो बोले आधे समय में ही काम पूरा कर देगी। ठीक है साहब। इस पूरी ट्रेन के अंदर कुछ विशेषताएं भी होनी थी। इस ट्रैक के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि साहब ये 2 राज्यों के बीच में बन रही थी, गुजरात और महाराष्ट्र। यही विशेषता इनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि जो 150 किलोमीटर के अराउंड महाराष्ट्र में निर्मित होना था वही चैलेंजिंग भी रहा। इसमें 92% भाग जो है वो एलिवेटेड रहने वाला है, यानी कि जमीन से उठकर बनेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 7 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो समुद्र के अंदर से गुजरेगा, 25 किलोमीटर रूट सुरंग से होकर गुजरेगी, 13 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर रहेगा। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे 21 नदियों को पार करते हुए जाएगी। ऐसा करते हुए 173 बड़े और 201 छोटे ब्रिज बनेंगे। शुरुआत में 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेनों से शुरुआत होगी, जो ट्रेन रोजाना 70 फेरे लगाएंगी। एक बुलेट ट्रेन में 750 लोग बैठेंगे। बाद में 1200 लोगों के लिए 16 कोच वाली बुलेट ट्रेन आएंगी और 2050 तक ट्रेनों की संख्या बढ़कर 105 करने का प्लान किया गया। यह था पूरा की पूरा प्लान। अधिकतम स्पीड ट्रेन की रहने वाली है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यह ट्रेन चलते हुए निकलेगी साहब। तुलना अगर की जाए तो हाई स्पीड ट्रेन 2 घंटे 7 मिनट का सफर करेगी, तो यह प्लेन से कम समय में पहुंचाएगी, क्योंकि प्लेन 1 घंटा 15 मिनट उड़ने का समय लेता है, 2 घंटे आपको एयरपोर्ट में चेक इन और चेकआउट के समय का जो समय लगता है उसके बीच का समय लगता है। तो तुलनात्मक रूप से समय बचाएगी। बोले यह आइडिया है। तय हुआ कि शुरुआत में रोज 17,900 पैसेंजर सफर करेंगे और 2053 तक लगभग 92,000 यात्री सफर कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार की इसके अंदर खासियतें बताई गई कि ऐसे ऐसे डब्बे होंगे जिसमें कहीं 2x3 की सीट्स होंगी, कहीं 2x1x2 की होंगी, कहीं 2x2 की होंगी। यह आइडिया दिया गया। इस आइडिया के साथ बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होता है साहब। 2017 में दोनों देश मिलकर के तय करते हैं कि चलो काम शुरू करते हैं। दोनों के देशों के प्रधानमंत्रियों की यात्रा होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। दोनों के बीच मुलाकात तय होती है, डिसाइड होता है, लेकिन फिर भी यह काम लेट हो जाता है। इसके पीछे के सबसे बड़े कारणों में पहला कारण निकल कर आया कि जिस समय प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो जरूरत पड़ने लगी लैंड एक्विजिशन की, और इसके लिए फार्मर्स के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया। यह महाराष्ट्र की खबर है और महाराष्ट्र के साथ साथ यह गुजरात की खबर है। दोनों जगह ही लैंड एक्विजिशन ने बहुत ज्यादा समय लगाया। इसके बाद यह समय बीतता गया। 2017 के बाद में समय बीता, 2019 एंड आया और कोविड आ गया। कोविड आने से काम रहा सहा और देरी हो गई, यानी 2023 का जो काम होना था वो और सरक गया। उसी समय लग गया कि कोविड के चलते काम आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया वो ये था कि लैंड एक्विजिशन जो स्टेट को करना था, 157 किलोमीटर महाराष्ट्र को करना था, और महाराष्ट्र में उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने लैंड एक्विजिशन, इवन इसको खुद एक सफेद हाथी करार दे दिया। बोले साहब ये बहुत महंगा सौदा है, इस सौदे के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को लैंड जो है वो स्टेट का विषय है, और उन्होंने इसे सफेद हाथी बताते हुए कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। उद्धव ठाकरे की जब तक सरकार रही लैंड एक्विजिशन के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ, यानी 150 किलोमीटर का जो ट्रैक उनकी तरफ था उस कार्य के अंदर जमीन को एक्वायर करना सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया। एक तरह से उद्धव ठाकरे उस समय केंद्र सरकार के साथ सही ट्यूनिंग में नहीं थे, अपोजिशन की तरफ से काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरह से इस कार्य के अंदर जो अपने व्यवधान थे, अपनी सोच थी, उसकी तरह से इस काम को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। कुल मिलाकर यह काम अटक गया। महाराष्ट्र के अंदर अगर 20 मार्च 2023 को बात करें तो मुंबई स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट 20 मार्च 2023 को जाकर शामिल हुआ, साइन हुआ। जो 2023 में बन जाना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट 23 में जाकर साइन हुआ। तमाम कार्य मतलब 2023 तक महाराष्ट्र में केवल 13% काम हो पाया। अल्टीमेटली यह काम अटक गया। उद्धव ठाकरे की सरकार जो थी वो महाआघाड़ी विकास दल के नाम से 2019 में आई थी। 2022 में जाकर जब शिंदे की सरकार आई तो थोड़ा राजनीतिक उठापटक रहे। 2022 से 23 के बीच में जो कार्य हुआ वो आपके सामने अपडेटेड रहा। कुल मिलाकर तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रोजेक्ट लेट हो गया। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी। 2023 से अश्विनी वैष्णव जी ने फिर अपनी तरफ से तस्वीरें डालना शुरू किया कि साहब देखिए कुछ इस प्रकार के काम चल रहे हैं। अब अपडेट यह है कि इस काम के अंदर लगभग 2027 के अंदर इसका एक बड़े हिस्से को संचालित भी करना शुरू कर दिया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें काम की हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे काम चल रहा है, किस गति से काम चल रहा है। जापान की तरफ से ट्रेन हमको दी जाएंगी, इसका अपडेट है। कुछ विजुअल्स हैं जिसके माध्यम से आप ट्रैक को नोटिस कर सकते हैं। अश्विनी
अश्विनी वैष्णव जी हर दिन अब अपडेट दे रहे हैं कि साहब देखिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स काम का अंडरग्राउंड काम चल रहा है, उसकी तस्वीरें हैं। एक्सकवेशन का काम 75% पूरा हो चुका है, 100% सेकंड पिलिंग डन हो चुकी है, 2.7 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट